So hello guys. Now fantasy animes. I personally have seen a really good amount of fantasy shows. और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ ही फैंटेसी शोज़ निकल के आते हैं, फैंटेसी एनिमे निकल के आते हैं जो अभी भी मेरे वॉच लिस्ट में मौजूद हैं. चिल्ड्रन ऑफ द वेल्स बीइंग वन ऑफ देम, जिसे मैंने अभी हाल ही में ख़त्म किया एंड इट वाज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल. आज की इस वीडियो में अपन इसी के ऊपर बात करने वाले हैं. आज की इस वीडियो में मैं चिल्ड्रन ऑफ द वेल्स से ही रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम साथ शेयर करूँगा कि मुझे ओवरऑल ये एनिमे कैसा लगा और क्यों तुम्हें ये एनिमे चेकआउट करना भी चाहिए या फिर नहीं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलो शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को. शुरुआत करते हैं एनीमे के बेसिक प्लॉट के साथ. हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है इस वर्ल्ड से दैट्स कवर्ड इन सी ऑफ सैंड्स, और उसी पे हमें एक आइलैंड देखने को मिलता है जिसे मड वेल के नाम से जाना जाता है, जहाँ दो डिफरेंट तरीके के सिविलाइजेशंस को एग्जिस्ट करती हैं, नोन एज मार्क्ड एंड अनमार्क्ड पीपल. और उसी में हमें चाकुरा देखने को मिला है जो मार्क्ड लोगों में से एक है. मार्क्ड लोगों के पास बेसिकली कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज़ भी होती हैं, उसके पास भी कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं. नाउ ही एंड हिज फ्रेंड वेंट टू अनदर आइलैंड दैट अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर इन सेवरल एजेस. जिसके बाद वहाँ जाने के बाद चाकुरा की मुलाकात होती है एक लड़की से, जिससे मिलने के बाद बेसिकली उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, क्योंकि उसे इस इंटायर वर्ल्ड से रिलेटेड कई सारी मिस्ट्रीज़ के बारे में भी पता चलता है और काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ों का भी खुलासा होता है, जो चीज़ तुम्हें ये एनीमे देखने के बाद पता चलेगा. यहीं से इसका प्लॉट आगे प्रोग्रेस करता है, जहाँ चिल्ड्रन ऑफ द वेल्स हमें एक फैंटेसी शो जो ड्रामा एनीमे देखने को मिला है, जिसके अंदर टोटल 12 एपिसोड्स मौजूद थे. नाउ एट फर्स्ट आई थॉट दैट दिस एनीमे इज गोइंग टू बी अ कैरेक्टर ड्रामा, बट बॉय आई वाज रॉन्ग, क्योंकि जैसा कि तुमने टाइटल में पढ़ ही लिया है, दिस वन एक्चुअली वाज अ बिट डार्क अनएक्सपेक्टेडली. इस शो के अंदर हमें एक्चुअली सरप्राइजिंग डार्क एलिमेंट्स देखने को मिले. आई थिंक इट वाज अराउंड एपिसोड 3 जब हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ देखने को मिलती है एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक, बिकॉज वहाँ पे से ये शो कह सकते हो कि अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से सेटअप कर देता है और कहीं ज़्यादा हमें अनप्रेडिक्टेबल बनते हुए भी नज़र आता है. नौ चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि द शो इटसेल्फ इज़ स्टिल अ रियली गुड फैंटेसी ड्रामा, जो कह सकते हो कि अपने फैंटेसी और ड्रामा के एस्पेक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से शो करता है. इसका वर्ल्ड हमें काफ़ी ज़्यादा इंट्रीगिंग देखने को मिला है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ बेसिकली सिर्फ हमें सी ऑफ सैंड देखने को मिले हैं, उसमें पर्टिकुलर आइलैंड्स फ्लोट करते रहते हैं, और वो चीज़ इसे काफ़ी ज़्यादा, इसके वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है. बट इन सब के साथ साथ एट टाइम्स इट काइंड ऑफ फील लाइक अ मेस, जो चीज़ कह सकते हो कि इसे और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनाती है, जहाँ इसका आर्ट और इसका वर्ल्ड दोनों ही काफ़ी ज़्यादा यूनिक है. दैट केप्ट मी इंट्रीग टू द वेरी एंड, टू बी ऑनेस्ट. नाउ जो कैरेक्टर्स हैं शो के, वो हमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट देखने को नहीं मिले हैं. इसी वजह से कई सारे मोमेंट्स पे कुछ चीज़ें हमें कनेक्टेड फील नहीं होती है, बट इसकी माइथोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. वही चीज़ इसके कैरेक्टर्स को, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को लाइकेबल भी बनाती है. नाउ जिस चीज़ के बारे में मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगा वो निकल के आता है इसका आर्ट. चिल्ड्रन ऑफ द वेल्स के अंदर का जो हमें आर्ट स्टाइल देखने को मिला है, जो बैकग्राउंड वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, विजुअली फैंटास्टिक निकल के आते हैं, जो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ओवारिनो सिर्फ जैसे शोज़ की याद दिला रहते हैं. अगर तुम्हें देखना होगा तो तुम्हें पता होगा, और वो चीज़ कहीं ना कहीं इसे विजुअली तो डेफिनेटली स्टैंड आउट करने में हेल्प करता है. आर्ट के साथ ही साथ हमें इस शो के अंदर काफ़ी सारे म्यूज़िकल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जो कॉन्स्टेंटली शो के दौरान प्रेजेंट रहते हैं, और वो भी हमें बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग देखने को मिलते हैं. मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए. एक कह सकते हो कि यूनिक एक्सपीरियंस हमें देखने को मिला, जो फैंटेसी शोज़ में परफेक्टली फिट इन हो जाता है. जिसके साथ साथ चिल्ड्रन ऑफ द वेल्स डेफिनेटली हमें डार्क देखने को मिला है, बट ऐसा नहीं है कि ये खुद को बहुत ही ज़्यादा एजी बनाने की कोशिश करता है या फिर किसी भी तरीके से ब्लैंड जाने की कोशिश करता है. इट कीप्स इटसेल्फ सीरियस एट टाइम्स, और इसी वजह से जो अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट्स निकल के आते हैं वो कहीं ना कहीं इसे ब्लैंड होने से भी बचा लेते हैं, जिसकी वजह से चिल्ड्रन ऑफ द वेल्स का प्लॉट बहुत ही ज़्यादा इंट्रीगिंग तुम्हें लगता है. और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं तुम्हें डेफिनेटली कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स भी देखने को मिलते ही हैं, क्योंकि सबसे पहले जब तुम इसके 4-5 एपिसोड्स देखोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे कि आखिर ये वर्ल्ड कैसा है, इस आइलैंड के पीछे की हिस्ट्री कैसी है, यहाँ ये जो दो डिफरेंट तरीके के सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करते हैं उनकी हिस्ट्री क्या निकल के आती है, उनमें से किसी के पास अगर एबिलिटीज़ है तो क्यों, किन्हीं की लाइफ अगर ज़्यादा लंबी होती है तो क्यों. ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, एंड लेट्स जस्ट से कि वी डोंट गेट आंसर्स टू ऑल ऑफ देम, बट उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स हमें देखने को मिल जाते हैं इस सीज़न के ज़रिए, और वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से.
वन थिंग जो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लगी शो की, वो ये निकल के आती है कि जब कभी भी तुम किसी कैरेक्टर ड्रामा को देखते हो, किसी ऐसे शो को देखते हो जिसका मेन फोकस हमें कैरेक्टर ड्रामा देखने को मिलता है, तो वहाँ पे चीज़ों को स्लो रखा जाता है, वो स्लो बर्न की तरह काम करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चिल्ड्रन ऑफ द वेल्स हमें कहीं ज़्यादा फास्ट पेस देखने को मिला है, बट ये कहीं से भी एक स्लो बर्न की तरह फील नहीं होता। और वो चीज़ स्टार्टिंग में तो मुझे एटलीस्ट आउट ऑफ द प्लेस लगी, बिकॉज आई एम डेफिनेटली यूज टू वॉचिंग कैरेक्टर ड्रामा विच आर यूजुअली स्लो बर्न्स, बट चिल्ड्रन ऑफ द वेल्स अपनी पेसिंग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा फास्ट तो रखता ही है उसके कंपैरिजन में, और उसके बावजूद भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। नो सिंस इसकी पेसिंग थोड़ी फास्ट है, तो इसी वजह से इस 12 एपिसोड के अंदर सारी चीज़ें कवर अप नहीं हो जाती, बट इट डेफिनेटली वॉज एन इंटरेस्टिंग वॉच। बट जो चीज़ मुझे पर्सनली चिल्ड्रन ऑफ द व्हील की इन जनरल अगर कह सकते हो कि पसंद नहीं आई या कमी लगी, वो ये निकल के आती है कि आई वॉजंट रियली दैट मच इन्वेस्टेड इन टू द कैरेक्टर्स। और इसी वजह से जब कभी भी हमें कोई इमोशनल मोमेंट देखने को मिलता था, एंड ट्रस्ट मी देयर आर अ लॉट ऑफ इमोशनल मोमेंट्स, आई जस्ट वॉजंट एबल टू फील बैड अबाउट द होल सिचुएशन इन द स्लाइटेस्ट। और इसी वजह से कह सकते हो कि वो कहीं ना कहीं शो से तुम्हें हल्का सा ड्राइव आउट करता है, बट स्टिल दिस इज़ वन ऑफ दो शोज यू कैन डेफिनेटली बिंज वॉच इन वन सिटिंग, सो डजेंट रियली मैटर आई गेस। बट मेरे ख्याल से कैरेक्टर ड्रामा अगर अपन देख रहे हैं तो उसके अंदर कैरेक्टर्स में डेप्थ भी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कैरेक्टर्स में थोड़ी बहुत डेप्थ तो लैक करती है, बट उसके बावजूद भी इसका वर्ल्ड काफ़ी इंट्रिगिंग है, इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल के आती है, और ओवरऑल वो सभी चीज़ें इसे एक बेहतरीन फैंटेसी ड्रामा तो बना ही देता है। बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट फॉर एवरीवन। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चिल्ड्रन ऑफ द वेल्स मेरे ख्याल से वर्थ वॉचिंग निकल के आता है। दिस शो वॉज इंटरेस्टिंग, आर्टसी, डार्क एंड अनप्रिडिक्टेबल, और मैं डेफिनेटली होप करता हूँ कि इसका हमें कंटिन्यूएशन भी देखने को मिले इन फ्यूचर। तो मेरे तरफ से तो चिल्ड्रन ऑफ द वेल्स डेफिनेटली रिकमेंडेड है। अगर तुम एक बेहतरीन कह सकते हो कि यूनिक फैंटेसी ड्रामा देखना चाहते हो, तो तुम इस शो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बात रही रेटिंग्स की, तो चिल्ड्रन ऑफ द वेल्स एनिमे से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 7/10 की। तुम में से इन केस अगर किसी ने भी ये शो देख रखा है ऑलरेडी, तो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस मुझे बता सकते हो। सो गाइज, ये थी एक क्विक वीडियो चिल्ड्रन ऑफ द वेल्स से रिलेटेड मेरे रिव्यू को लेके। आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।